बाइसरन का अटैक तो आपको पता ही है, वो हमने यहाँ ही मैनेज किया। उसमें कैथ लैब में एक पेशेंट, उसको स्टेंट डाला, दूसरे को हमने 6-7 घंटे सर्जरी की, तो वो हम कर पाए बिकॉज आईसीयू तब तक लाया था, कैथ लैब थी। एरिया जो है ना, यहाँ तो ट्रॉमा लगा रहता है। यहाँ मैं शाम को जब बैठती हूँ तो कभी मैसेज आती है ट्रॉमा, तो मैं खुद जाती हूँ। हम जाते हैं कि ट्रॉमा हुआ है कहीं मीर बाजार में, आता है वेरीनाग से, कुकरनाग से, गाजीगुंड से, इतना ट्रॉमा यहाँ आता रहता है। मतलब हम वेट करें 2 केसेस आ रहे हैं कहीं से, तो 6-7 आ जाते हैं। कोई तवेरा उलट गई उसमें पेशेंट से, तो मतलब ट्रॉमा यहाँ बहुत ज्यादा आता है क्योंकि नेशनल हाईवेज कनेक्टेड, वी आर मोर आंसरेबल टू गॉड। मेरे से ज्यादा हिसाब लिया जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में किया क्या इस प्रोफेशन में रह के। तो वो हमें देखना है कि जितना भी हो सके हम लोगों के लिए काम करें, क्योंकि ये कुछ पीरियड होता है जब आप एक्टिव सर्विस में होते हो, जहां आप काम कर सकते हो। फिर रिटायरमेंट के बाद तो फिर आप अपने लिए कमा रहे हो, वो नहीं मैटर करता है। इस टाइम सर्विस करो, काम करो, फिर लाइफ आगे देखो कैसी है, पड़ी है फिर और कमाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर, मैं तौसीफ भट्ट। आज हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए, खास पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुखसाना नजीब, जो कि करंटली जीएमसी प्रिंसिपल अनंतनाग है। तो इनका जो सफर रहा आज तक, बचपन से लेके जहां तक ये जीएमसी प्रिंसिपल अनंतनाग आज अपने फराइज अंजाम दे रही है, तो इनसे इनका सफर पूछते हैं। मैम, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हुए और जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन का सफर है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी शुक्रिया। मेरा जो पहले लाइफ के 3 साल पढ़ाई के थे वो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुए हैं, राजबाग में। मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई है और मेरे जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं, मेरे अंकल डॉक्टर है, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, छोटे भाई डॉक्टर है, और एक और बहन है मेरी जो एग्रीकल्चर में इस टाइम हेड कर रही है, डीन है वो, और वो डायरेक्टर एक्सटेंशन है इस टाइम। तो हमारे घर में बचपन से ही पढ़ाई का माहौल था। इनफैक्ट मेरी ग्रैंड मदर मुझे हमेशा कहती थी कि आपकी बड़ी बहन का एमबीबीएस सिलेक्शन हो गया, अगर आप नहीं पढ़ाई करोगी तो आप उसके पीछे पीछे चलोगे, उसका ब्लड प्रेशर मशीन और स्टेथो लेके। तो हमें घर में ही कंपटीशन था। तो फिर जब मेरा एमबीबीएस एडमिशन हो गया तो मेरी ग्रैंड मदर बहुत खुश हो गई। हमारे घर में ये था कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, और उस टाइम थोड़ा सा लोग उतना ज़्यादा फीमेल एजुकेशन पे स्ट्रेस नहीं देते थे। लेकिन मेरे डैडी जो डॉक्टर हैं और उन्होंने हमें बोला कि कुछ पढ़ाई करो। सिंस मेरे डैडी डॉक्टर थे तो मुझे खुद इंटरेस्ट था इस जॉब में, क्योंकि लगा कि इस प्रोफेशन में रह के आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। क्योंकि एज अ डॉक्टर हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है जहाँ पे हम गरीब पेशेंट्स और जो बीमार हैं उनकी खिदमत कर सकते हैं। पहले 3 साल मेरा जब कॉन्वेंट में एडमिशन हो गया तो उसके बाद मेरा फादर की ट्रांसफ़र हो गई डिफरेंट एरियाज ऑफ JNK। तो उनके साथ हम घूमते रहे, डोडा गए, उधमपुर गए और जम्मू गए। विद द रिजल्ट कि मेरी पढ़ाई स्टेबल कभी नहीं रही, लेकिन हमेशा मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा लगन से पढ़ती रहती थी। बाद में मैंने मैट्रिक, जब मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम था तो उस टाइम मिड सेशन में मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई, तो मुझे श्रीनगर आना पड़ा। और उस टाइम मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। फिर उसी इंस्टीट्यूशन से हमने 11th और 12th क्लियर किया। बहुत अच्छा स्कूल था, 10+2 था, तो वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई थी। और बेसिकली मेरी जो बेस अच्छी बनी थी कॉन्वेंट में, तो मैंने पहले एग्ज़ाम में नीट को क्रैक किया। उन दिनों वो कुछ कॉमन 1985 में 5th रैंक। हाँ, उस टाइम मतलब बहुत जहाँ तक अच्छा मुझे था। नॉलेज है। हाँ, उसमें ये था कि ना ही कोई रिजर्वेशन हुआ करती थी फीमेल्स की, और इतनी भी ज्यादा सीट्स नहीं थी, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था। तो वो क्रैक करके फिर एमबीबीएस किया, उसमें भी बहुत अच्छा मेरा मतलब पढ़ाई में ध्यान। मैम, हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आएंगे कि आपने अभी तो बेसिक क्वालिफिकेशन की बात की। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आपके फादर जी, आपके वालिद साहब डायरेक्टर हेल्थ रहे हैं जम्मू कश्मीर के। आपका जो बचपन वो कैसा रहा है? बचपन में मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं बहुत नॉटी थी। अच्छा। तो लेकिन मेरे जो भाई बहन है वो कहते थे कि तू हमेशा पढ़ती रहती थी। तो मुझे याद है कि मैं एंड में अच्छी खासी पढ़ाई करती थी एग्जाम से पहले, पूरे साल भी पढ़ते रहते थे। पढ़ाई में अच्छा मजा आता था मुझे। और जब कॉन्वेंट में वो बेस अच्छी बनी थी तो इंग्लिश में बहुत अच्छा होल्ड था, तो ऐसे पढ़ाई में इश्यूज कभी नहीं आते थे। लेकिन ओवरऑल
मैं पढ़ती रहती थी और हमेशा मुझे दिमाग में रहता था कि ये मेरा टारगेट है जो मुझे अचीव करना है। जैसे 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर करना है एमबीबीएस के लिए, फिर एमबीबीएस में भी अच्छा खासा मतलब टफ स्टडीज़ होती है तो पढ़ाई की। इंटर्नशिप में जब थोड़ा मैंने रिलैक्स किया तो मेरे फादर ने बोला कि एमबीबीएस करके जब तक आप एमडी नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने स्किम्स में एमडी एनेस्थीसिया में किया। हाँ, और मेरा जो बैच था वो लास्ट बैच था जिनका एमडी सिर्फ 2 साल का हुआ करता था। 2 साल एमडी और 2 साल सीनियर रेजिडेंसी वहाँ की। के बाद फिर मेरे फादर ने फिर बोला कि एमडी करके भी कोई स्कोप नहीं है जब तक आप किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में मतलब एज ए फैकल्टी ना जाओ। तो फिर मेरा एडमिशन, फिर 6 महीने बिल्कुल पढ़ाई की। बुक्स 24/7 मैंने पढ़ा है फॉर बिकमिंग ए फैकल्टी मेंबर। तो उसके बाद जो ही मेरा सिलेक्शन हो गया फैकल्टी में, तो एज फैकल्टी जब मैं एनेस्थीसिया में वापस चली गई जीएमसी श्रीनगर, एमडी मैंने इंस्टीट्यूट में किया, फिर फैकल्टी में आई श्रीनगर। तो वहाँ पे 2-3 साल के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट बने एमडी में, तो वो मेरे अपने क्लास फेलोज थे। तो मैंने उनसे पहले ही एमडी खत्म किया, रजिस्ट्रारशिप की, फैकल्टी खत्म, फैकल्टी में मैं आई थी, तो मतलब अर्ली मैंने ये अचीव किया। उसके बाद फिर एज फैकल्टी में मेरा ये कोशिश रहा कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया को ग्रेटर हाइट्स पे पहुंचाए। तो उसके लिए छोटे छोटे कोर्सेज किए। जैसे आएंगे, बाद में आएंगे वहाँ पे। अभी हम जो बचपन की बात करें, जैसे आज के बच्चे हम देख रहे हैं बहुत नाटी होते हैं। आपको कोई बचपन का कोई सीन याद आ रहा है जब आप स्कूल में जाते थे, या आज उन दोस्तों को मिलके वो सीन याद आ रहा है? मेरे फादर बोलते हैं कि मैं बहुत नॉटी थी। मैं जब कॉन्वेंट में पढ़ती थी तो हमारी कॉन्वेंट की गाड़ी निकलती थी शायद 4 बजे। तो मेरी बड़ी बहन भी कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो मैं शाम को हमेशा झूला खेलने जाती थी। विद द रिजल्ट मेरी गाड़ी हर मोस्टली मिस हो जाती थी। तो मेरी बड़ी बहन हमेशा मुझे बोलती थी, देखो आज फिर गाड़ी मिस होगी, अब हम क्या करें। तो लेकिन वो एज ए एल्डर सिस्टर हम फिर कुछ रास्ता निकालते थे। तो डैडी हमारे ओल्ड सेक्रेटेरिएट में होते थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। फिर हम उसी के पास पहुंचते थे, वो कहते थे ओ फिर मिस की गाड़ी आपने। तो फिर अगर हम 5 बजे घर पहुंचे तो डैडी के साथ अब फिर हम रात के 9, 10, 11 बजे पहुंचते थे घर, क्योंकि वो कहते थे मुझे अपना ऑफिस का काम करना है, तो मैं अभी जल्दी नहीं जा सकता। फिर मेरी बड़ी बहन कहती थी अब प्लीज कल गाड़ी मिस नहीं करना, फिर हम फिर फंस जाएंगे। और फिर मिस होती थी। फिर मैं फिर झूला खेलती थी। फिर मैं वो बहुत नॉटी थी। और जब भी मैं खाना खाती थी वहाँ कॉन्वेंट में, तो चील ऊपर से आते थे, तो मैं फिर खुद ही उनको खाना देती थी। विद द रिजल्ट के हमेशा मुझे वो भूख लगी रहती थी। फिर मैं थोड़ा टेंट्रम्स थ्रो करती थी। लेकिन मेरी मम्मा बोलती, जब मैं घर आती थी तो मैं नर्सरी राइम सबको बोलती थी, सब लाइन में खड़ा रहो तो मैं आपको सुनाऊंगी लाइन राइम्स। सेम राइम्स जो आजकल है, बाबा ब्लैक शेप रिंग अराउंड द रोजेस, सारा सेम। तो और थोड़ा वो कागज काट के कहीं फेंकना किसी और के। अपना बचपन और आज का जो जेनजी हम देख रहे हैं, तो हम क्योंकि पहले हम वो दूसरे जो हमारे पास खेल थे, दूसरे खेल थे, कंचे वगैरह थे, आज उनके पास मोबाइल गेम्स वगैरह हैं। क्या फर्क लगता है हमारा आपको? जो बचपन था उसमें हम जॉइंट फैमिलीज में होते थे, तो बहुत सारे बच्चे होते थे, मतलब कजिन्स भी बहुत होते थे। और ये पता नहीं होता था ये अपना भाई है, ये चचेरा भाई है, मसेरा भाई है, हर कोई अपना लगता था। हाँ, सारे अपने लगते थे। और उन्हीं के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ मिलके जब हम रहते थे तो हमें वो बहुत ज्यादा वो पेशेंस लेवल्स बहुत थी। आजकल के बच्चे ज्यादा मोबाइल्स में एडिक्टेड है। और हम आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे, जितनी भी, मतलब मैंने हॉकी भी खेली है, बैडमिंटन भी खेला है, वो स्टॉपू भी खेला है, लकड़ भी खेला है, मतलब हम बहुत खेलते थे। तो हमें वो फिक्स टाइमिंग होती थी, हालांकि घर में स्ट्रिक्टनेस थी कि पढ़ाई करो। बड़े घर होते थे, वो हाइड एंड सीक खेलते थे। हाँ, हाइड एंड सीक, पेड़ के पीछे छुप जाते थे, फिर पेड़ों पे भी चढ़ते थे। फिर जब डैडी की डोडा ट्रांसफर हो गई या उधमपुर या जम्मू, तो बहुत ज्यादा वो मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे बड़े बड़े, वहाँ अच्छा गार्डन्स थे, तो यूजुअली हम गार्डन्स में ही बैठे रहते थे। तो लाइफ बड़ी अच्छी थी, बचपन की लाइफ बहुत जबरदस्त थी हमारी। जैसे आपके सिबलिंग सारे मेडिकल फील्ड में, आपके फादर साहब भी मेडिकल फील्ड से ही है, तो कभी आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में, या पहले से ही आपको लग रहा था कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊं, इसमें मजा है? उन दिनों एक कॉन्सेप्ट ये था कि या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। हाँ, एज फीमेल तो इंजीनियर नहीं, मतलब
कह रहे थे नहीं इंजीनियर क्या बनोगी, लड़कियां क्या फील्ड में जाना होता है, तो उन दिनों वो कॉन्सेप्ट था। मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज में भी मैंने वो टॉप किया था। मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में भी गई थी वाडूरा ज्वाइन करने, तो वहाँ मेरा एज बार आ गया और वहाँ मेरा मतलब इतने अच्छे नंबर थे कि उन्होंने कहा आपको स्कॉलरशिप ऑल द टाइम मिलेगा, लेकिन मेरा एज बार आ गया वहाँ पे। और फिर कुछ महीनों के बाद जब मेडिकल कॉलेज का एडमिशन हो गया तो तब तक मैंने वो एज क्लियर कर दी थी ना, वो जो मिनिमम एज होनी चाहिए थी। तो मैंने हर जगह अप्लाई किया था, मेरे फादर ने कहा कहीं भी मिल जाए तो ज्वाइन करो। और थोड़ा जब डिले हो गया तो मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 साल भी क्लियर कर दिया था। तो मेरे फादर का हमेशा था पढ़ो और आगे चलो। छोटा होकर इंसान को पता भी नहीं होता है कि ऐसे बोलता भी है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आपने इस चीज को सीरियस कब लिया जब आपको लगा कि ना मुझे अब कुछ जो आपका गोल है, जो आपका एम है वो मुझे अचीव करना है सीरियस? हाँ, जो ही मैंने 12th क्लियर किया, उन दिनों उसको टीडीसी कहते थे, तो मैंने फिर सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट की, बिल्कुल मतलब एक जगह बैठ के कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है। और उस टाइम इतनी सीट्स नहीं हुआ करती थी, हार्डली कश्मीर में कुछ 75 सीट्स थी और उसमें कोई फीमेल्स की कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ करती थी। तो उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तो वो क्लियर हो गया था। और उधर भी फिर पढ़ाई का माहौल बड़ा अच्छा रहा कि सीधे पता चला कि ये पढ़ाई इजी नहीं है, लाइफ उतनी इजी नहीं है एमबीबीएस में, तो पढ़ना पड़ा ऑल द टाइम। उसके बाद फिर लाइफ कुछ खास एंजॉय नहीं किया। अच्छा, पढ़ाई रही, फिर वही प्रेशर स्ट्रेस। बहुत ज्यादा। अब एग्जाम है, वार्ड लिविंग है, स्टेज है, वाइवा है, सेंड अप है, फाइनल है, गोल्डन टेस्ट है, ऑल द टाइम ये 4.5 साल ऐसे निकल गए। उसके बाद जो ही सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करें तो पता चला कि खाली एमबीबीएस का कोई स्कोप नहीं है। फिर एमबीबीएस के बाद एमडी करके पता चला कि दूर फील्ड में जाके आप लोगों का उतना हेल्प नहीं कर पाओगे जहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में रह के आप कर पाओगे। तो उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन। मैम जैसे आपके फादर साहब या बाकी आपके कजन और सिबलिंग सारे मेडिकल फील्ड में, इस चीज का जो स्ट्रेस या प्रेशर था कि मुझे करना है, अगर फेल हो गई क्या हो गई, इस स्ट्रेस को आपने कैसे ओवरकम किया? स्ट्रेस तो ऑल द टाइम रहता है। एक्चुअली जब मेरी सिस्टर का एडमिशन हो गया तो किसी ने मुझे बोला कि अब आपको भी करना है। देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये डॉक्टर बन गई, फिर आपको सब बोलेंगे इसको कुछ आता नहीं है। तो घर में ही कंपटीशन था हमारा, तो स्ट्रेस तो ऑल द टाइम रहता है कि नहीं कुछ हासिल करना है लाइफ में। और थैंक गॉड कि इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। दिस इज द पीक एनीवन इन मेडिकल प्रोफेशन कैन अचीव। कभी लगा कि मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूं, कभी इसको लेके? नहीं, मेरे को फाइनल ईयर में मेडिसिन सर्जरी और गायनी इतनी अच्छी लगी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए मेडिसिन में। फिर मुझे लगा कि शायद मैं मेडिसिन में एमडी करूंगी, लेकिन मैं जब इंस्टीट्यूट गई वहां मैंने एक एग्जाम दे दिया तो उसमें एनेस्थीसिया में मैंने अप्लाई किया और वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके मेरा एमडी एनेस्थीसिया हो गया। उस टाइम एनेस्थीसिया इंटेंसिव केयर का लोगों को उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। इनफैक्ट मेरे डैडी डॉक्टर, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत रिस्की सब्जेक्ट है, आप इसमें नहीं जाओ। लेकिन मैंने एमडी किया और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें बड़ी डेथ्स होती हैं। फिर रिसेंटली उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसा रहा आपका। मैं कहा डैडी आपने कहा डेथ्स होती हैं, लेकिन हमने डेथ्स प्रिवेंट की क्योंकि हमने रिसस्टेट किए पेशेंट्स, हमने मेजर ट्रॉमास, बहुत सारे जो ट्रॉमा बहुत किस्म के आए वो हमने ट्रीट किए। फिर कोविड में बहुत काम किया, फ्लड में, फिर बीच में अर्थक्वेक में भी बहुत ट्रॉमा आता था। तो रिसस्टेशन और एनेस्थीसिया में रह के इंसान बिल्कुल बेसिक्स का देखता है कि लाइफ क्या है। एक इंसान अभी चल रहा है, 5 मिनट में एक्सीडेंट होता है एंड देन ही इज हेल्पलेस। तो हमने वो देखा है, उससे हमें बहुत ही वो नरमी आ गई है कि लाइफ बिल्कुल कुछ नहीं है। एक आदमी स्कूटर चला रहा है, स्कूटर चलाते पीछे से उसकी वाइफ गिरी हुई है, उसको पता ही नहीं है। वो जब 1 किलोमीटर आगे गया तो इन द मीन टाइम वो वाइफ हमारे पास पहुंच गई है। जब तक वो हम ढूंढते ढूंढते आया तो हमने कहा ठीक है पेशेंट। तो मतलब दिस इज लाइफ। एक पल में पता नहीं होता है इंसान को, जैसे ट्रॉमा है या कोई भी डिजीज होगी, जैसे मैलिग्नेंसीज है या कोई रेयर डिजीज है जिनकी ट्रीटमेंट नहीं है। तो एनेस्थीसिया में रह के इंसान देखता है कि लाइफ में आपको कितना डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है एक इंसान की। आप एचओडी
एनेस्थीसिया रही है जीएमसी श्रीनगर में, वहाँ सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आप तक आपको लग रही है अभी तक? हाँ, 2019 में मैंने एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट चार्ज लिया, तो मेरा वहाँ वो था कि आईसीयू बेड जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है वो एक सेंट्रल एरिया में है और वो केटर करता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ आईसीयूज नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे हमने आईसीयूज के बेड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए, नंबर ऑफ ओटी टेबल्स पर डे हमने इंक्रीज किए। फिर कुछ कोर्सेज में हमने एफएनबी और डीआरएनबी सुपर स्पेशलिटी कोर्स लाया, उससे हमने मैन पावर ट्रेन किया जो कि हमारे काम आएगा, जैसे पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया है, ट्रॉमा एनेस्थीसिया है, या इंटेंसिव केयर में हमने डीआरएनबी लाया जो कि सारा एमडी के बाद कोर्सेज होता है। और उसके बाद हमने कुछ रिमोट एरिया में एनेस्थीसिया स्टार्ट किया, जैसे एमआरआई में एनेस्थीसिया है, सीटी स्कैन में एनेस्थीसिया, रेडियोथेरेपी में, ब्रैकीथेरेपी में, या सेक्रेटरी में जाके या पल्मोनरी मेडिसिन में जाके हमने सीडी हॉस्पिटल में वहाँ आईसीयू स्टार्ट किया, वहाँ ओटी स्टार्ट किए, वहाँ कुछ बड़े रेयर केसेस किए जिसको कहते हैं ब्रोंकियल लवाज, लाइक ई बस स्टार्ट किया, या पूरा वो पूरा लंग लवाज। अच्छा। एक का वो कुछ रेयर डिजीज थी तो पूरा लंग का लवाज किया हमने, तो वो अच्छा खासा अचीवमेंट है। एमडी सीट्स वहाँ इंक्रीज की, इस टाइम हमारा पर ईयर 35 बच्चे आते हैं, तो 3 साल के आप खुद ही देखिए 100 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं जो ट्रेन हो जाते हैं, और ये मैन पावर जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ country as well as different parts of J&K because we get students from all India quota also। तो मैन पावर हम एनेस्थीसिया में ट्रेन करते हैं बिकॉज एनेस्थीसिया ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जितना ये ज़्यादा एडवांस्ड होगा, वेल इक्विप्ड होगा, उतना सर्जिकल ब्रांचेस, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन इम्प्रूव हो सकता है। मैम अब हम आ रहे हैं कि जैसे आपने मई 2024 से जब से अनंतनाग का चार्ज संभाला है एज ए प्रिंसिपल, पूरा अनंतनाग आप पे फख्र करता है क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शंस थे जो या कुछ मशीनरीज थे जहाँ पे या अवेलेबल नहीं थे या डिफंक्ट थे। तो हाल ही में आपने बहुत सारे जैसे कैथ लैब एमआरआई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, तो क्या लग रहा है आपको किन चीज़ों की कमी है और ये चीज़ें कैसे काम कर रहे हैं? मैंने 1 मई 2024 में जब ज्वाइन किया तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था कि यहाँ पे ना एमडी है, ना आईसीयू है, ना पेशेंट्स को डाइट है, ना एमआरआई है, ना कैथ लैब है, ना ईआरसीपी है, ना वो प्रोसीजर्स हैं जो मैंने आज तक किए थे। तो मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही मतलब एक किस्म का ना, मैं आया हूँ लेकिन कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे चीज़ें ही नहीं है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने पहले 2-4 महीने लगे देखने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इक्विपमेंट्स लाए, इक्विपमेंट्स आए, फिर थोड़ा सा मैन पावर वहाँ यहाँ से अरेंज किया, तो फिर विद इन 1 ईयर ये सारा सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे 1 जनवरी 2025 हमने डाइट स्टार्ट किया पेशेंट्स को। मसला ये था कि डाइट नहीं देंगे बिकॉज डाइटिशियन नहीं था, तो डाइटिशियन नहीं है दैट डजंट मीन कि ये पैसा वापस जाएगा, लैप्स हो रहे थे मुंबई से। बिल्कुल हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, डाइट हो गया स्टार्ट। फिर 16 जनवरी को हमने इंटेंसिव केयर स्टार्ट किया। इंटेंसिव केयर मीन्स कि 6 बेडेड आईसीयू स्टार्ट किया जिसमें वेंटिलेटरी फैसिलिटीज़ है, अगर किसी को गॉड फॉरबिड वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, या कोई भी हाई एंड सर्जरी है उसको बैकअप है पीछे से, गॉड फॉरबिड इसको ये नॉर्मल नहीं हो गया, इसको वापस जाना पड़ेगा आईसीयू में, तो वो बैकअप था। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी लाई आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद ईआरसीपी स्टार्ट किया, उसके बाद कैथ लैब स्टार्ट हो गई, तो कार्डिक जिनके भी इश्यूज थे वो यहाँ से सारे जाते थे। कार्डिक कैथ लैब स्टार्ट किया, और बाइसरेंट का अटैक तो आपको पता ही है, वो हमने यहाँ ही मैनेज किया। उसमें कैथ लैब में एक पेशेंट, उसको स्टेंट डाला, दूसरे को हमने 6-7 घंटे सर्जरी की, तो वो हम कर पाए बिकॉज आईसीयू तब तक लाया था, कैथ लैब थी। फिर उसके बाद हमने मैम जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि एक बंदे को जिसको ओसोफेगस में प्रॉब्लम थी, जिसको आपने सीटी रॉड डाली है वहाँ पे हॉस्पिटल में, एसोफेजल कैंसर था, उसको कोई मतलब फूड पाइप में प्रॉब्लम था, उसको वो बाईपास करके वो एक मेटलिक ही डाला, वो भी हम करते हैं नॉन इन्वेजिव। उसमें हम क्या करते हैं थ्रू मतलब कोलोनोस्कोप ना ब्रोंको ये एंडोस्कोपिक सर्जरी, मतलब नॉर्मल उसको वो बड़ी सर्जरी करनी थी, उसका आउटकम कुछ खास था नहीं, उसको एक बाईपास करके हमने एक पाइप से वो फुट जाएगा जो स्टोमक में जाएगा, क्योंकि कैंसर उसका स्टोमक का था,
तो ये बड़ा रिलीफ मिला पेशेंट्स को। ARCP है, कोलोनोस्कोपी है, अपर GI एंडोस्कोपी है। कम से कम 150 केसेस हमने यहाँ किए जिनको फायदा आया। 3500 से ज्यादा हमने कार्डियक केसेस किए हैं। फिर ICU में कम से कम 600 पेशेंट्स हमने रखे हैं, जैसे पॉइजनिंग केस है, सुसाइड केस है, कोई भी ट्रॉमा केस है या कोई हाई एंड सर्जरी की है हमने, वो सारे हमने यहाँ मैनेज किए हैं। तो इन पेशेंट्स को नहीं तो श्रीनगर जाना होता था, या ब्रोंकोस्कोपी डायग्नोसिस, उससे हमें ट्यूबरक्लोसिस की तह तक भी हम पहुंच पाए। जिसके नॉर्मल टेस्ट निकल रहे थे तो उसमें उनका ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ब्रोंकोएल्वुलर लवाज जब हमने निकाला वहां से पता चला कि कॉज ऑफ क्रोनिक कफ क्या है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो पेशेंट्स को ओवरऑल फायदा आ गया। कुछ फिर साल हमने पहले जब पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट शिफ्ट किया। बिल्कुल पीडियाट्रिक्स में वो बहुत कंजक्शन थी वहां पे, बहुत ज्यादा, वहां पे ऑक्सीजन, वॉट ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता था। वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो एरिया ठीक नहीं था। तो वो 100 बेड हमारे पास हो गए बच्चे। फिर उसमें स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्टार्ट किया, NICU स्टार्ट किया, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन स्टार्ट किया। अब हमने रिसेंटली वेंटिलेटर्स लाए हैं और फोटोथेरेपी यूनिट्स हैं। मतलब बच्चे भी अब हमारे पास यहाँ सेफ हैं। नहीं तो क्या था कि ये बच्चे भी शिफ्ट किए जाते थे। जब मैं आई तो ये हम कुछ साल पहले जब छोटी सी बीमारियों को लेके यहाँ से श्रीनगर शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पे, जो मैंने अच्छा देखा यहाँ पे, आपने अपने फादर साहब को भी यहाँ इलाज के लिए लाया है। क्या आपको अपने स्टाफ पे, अपने मिशनरी पे भरोसा था, क्योंकि यहाँ से ही सब श्रीनगर जाते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे फादर का सडनली सिंकोप हो गया, तो उनका डायग्नोसिस निकला हार्ट ब्लॉक। तो जब उसको किसी हॉस्पिटल में लिया तो उन्होंने कहा अभी 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे। मैं यहाँ से निकल नहीं पाई, मैं उस टाइम बिजी थी। तो नॉर्मली फादर बीमार है, इंसान उठ के भाग जाता है, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं, मेरी बहन भी डॉक्टर है, भाई भी डॉक्टर, देखते हैं ये क्या करेंगे। फाइनली उन्होंने मुझे जब फोन किया तो मैंने कहा आप पापा को यहाँ ही लाइए, हम यहाँ ही करेंगे। इतना भरोसा था? बहुत ज्यादा भरोसा है अपने डॉक्टर्स पे, अपने हॉस्पिटल पे। और मेरे माशाल्लाह फादर तो एल्डरली हैं, तो इतना मतलब भरोसा है अपने डॉक्टर्स पे। तो ये एक एग्जाम्पल आप सबके लिए है कि जब मैं अपने फादर को यहाँ ला रही हूँ ट्रीट करने के लिए, तो कोई भी पेशेंट यहाँ सेफ है हमारे पास। हमें श्रीनगर से पेशेंट्स आते हैं कार्डियक के लिए, हमें ENT में पेशेंट्स आते हैं श्रीनगर से, हमें आई डिपार्टमेंट में आते हैं श्रीनगर से पेशेंट, हमें रिवर्स रेफरल भी हो रहा है। तो मेरे फादर, रियासत से बाहर कुछ पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे? जम्मू और रियासत, हमें हरियाणा, पंजाब, हमें पंजाब से आते हैं। पंजाब से कुछ पेशेंट्स आए, और जो टूरिस्ट आते हैं वो तो आते रहते हैं। और हमने पिछले लास्ट ईयर हमारा जब ये हाई एंड इक्विपमेंट सारे आ गए, तो हमने पूरा जो यात्रा है सारी मैनेज की हमने। मैम, भाई सरन का अटैक हुआ है यहाँ टनल की बात करके, जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था, कैसे मैनेज किया आपको? एक्सीडेंट में 18 पेशेंट्स हमें आए थे, और वो पूरे 18 के 18 बच गए। एक बच्चा था, वो कहता मेरे मम्मा कहाँ है, मम्मा सर्जिकल ICU में थे, बाप किधर है, बाप मेडिकल ICU में था। खुद हमने उनको पीडियाट्रिक्स में रखा बच्चों को। 18 पेशेंट थे, सारे के सारे पेशेंट्स बच गए। और वो बेचारे आए थे, शायद मजदूर वाले थे, तो उनका फिर सारा अरेंज करना पड़ा, खाना पीना, कपड़ा, क्योंकि वो समर कपड़े पहन के आए थे, लेकिन यहाँ ठंड थी। तो वो भी एक बड़ा थोड़ा ट्रैजिक था वो देख के। मैंने उस दिन थोड़ा रोया कि बेचारे यहाँ आए, पता नहीं है, 2 भाई और 1 बहन थी। बहन कह रही थी कि मेरी मम्मा कहाँ है, उसको भाई बोल रहा था कि कोई बात नहीं, वो ठीक है ठीक है। फिर उनको हमें कपड़े अरेंज करने पड़े, तो भाई कह रहे थे कि ये लड़की के कपड़े हैं, हम नहीं ये पहन सकते। फिर हमने ऐसे उनको टर्न करके दिखाया कि नहीं तुम ये कपड़े पहनो, क्योंकि ठंड थी। लकीली हमने उस टाइम शिफ्ट किया था बच्चों का, जो हमने पीडियाट्रिक वार्ड शिफ्ट किया था, उनको भी वहाँ एडमिट करना पड़ा। बहुत सारे थे जिनको लेग इंजरीज थी, हेड इंजरीज थी, एब्डोमिनल इंजरीज थी। वो पूरी गाड़ी उलट गई थी, वो टनल की दीवार पे चढ़ गया था वो गाड़ी वाला, शायद उसको नींद पड़ गई थी। और उसके बाद फिर हम सीटस की बात करेंगे। अगर हम MBBS सीटस करेंगे, यहाँ PG यहाँ पे हो रहा है कुछ सब्जेक्ट्स, यहाँ पे वो जो श्रेय आपको जा रहा है, तो अभी कितने सीट्स हैं यहाँ पे? हमने MBBS को इंक्रीज किया टू 50 सीट्स। हमें NMC ने 50 सीट्स और दी। NMC मतलब वो खुश हो गया तो 50 सीटें दी, और फिर हमें 8 सीटें और आ गई इधर से SMVD श्री माता वैष्णो देवी के। तो लास्ट ईयर हमें 100 बच्चे थे MBBS कर रहे थे, आज हमारे पास 158 बच्चे हैं। 58 बढ़ गए। 58 बच्चे हैं जिनको नॉर्मली कहीं और जाना था,
तो ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये प्रोग्रेस इंडेक्स होती है किसी भी मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद हमने लास्ट ईयर अप्लाई किया था एमडी के लिए, तो 5 सब्जेक्ट्स में हमें एमडी मिल गया। और ये 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, ईएनटी और पीडियाट्रिक्स है। ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें डायरेक्ट पेशेंट 4 बजे के बाद जहाँ आते हैं। इस साल हमने और 12-13 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दिया है, और तो नेक्स्ट ईयर हमें लगभग सब सब्जेक्ट्स में एमडी होगा, हमें अब डीएन भी नहीं आएगा। एमडी मीन्स कि अब ये एक मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद हमें इतना काम था कैथ लैब का कि हमें 3 सुपर स्पेशलिटी सीट्स आ गई, और वो 3 बच्चे हैं पोस्ट एमडी उन्होंने ज्वाइन किया, और इतने मेरिटोरियस बच्चे हैं। क्या हम अब आजकल इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं? कह सकते हो, क्योंकि आपके पास एक तो सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी में आपके पास 3 डीआरएनबी स्टूडेंट्स हैं पोस्ट एमडी, फिर एआरसीपी हम करते हैं, फिर आईवी केटामीन, और हम साइकेट्री में ईसीटी कर देते हैं, फिर ईएनटी में हम कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं, उधर ईएनटी में डाइस भी करते हैं, हाई एंड सर्जरीज करते हैं, नेविगेशन सर्जरीज करते हैं। फिर हमारा स्ट्रोक यूनिट चल रहा है न्यूरोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी में भी हमें डॉक्टर्स हैं जो सारा नेफ्रोलॉजी का करते हैं, बायोप्सीज बाकी ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल आईसीयू हमारा हाई एंड हो गया है इस साल, वो वेंटिलेटर भी उन्होंने रखे हैं, मिनिमम वो 3-4 पेशेंट्स को खुद भी इंट्यूबेट कर सकते हैं। सर्जिकल आईसीयू में भी हमें वेंटिलेटर्स हैं, मेडिकल में भी हैं, तो अच्छी ट्रीटमेंट इस साल मिल रही है। मतलब खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों को यहाँ ही ट्रीटमेंट मिल रही है। आईज में विट्रेक्टमी आ गया हमें, और सारे एडवांस सर्जरीज हम करते हैं आई में शाम को अगर ट्रॉमा होगा वो ट्रॉमा मैनेज करते हैं, ईएनटी का ट्रॉमा मैनेज करते हैं, मतलब इमरजेंसी केसेस हम मैनेज करते हैं। तो सर्जरी में भी ये तो एरिया जो है ना, यहाँ तो ट्रॉमा लगा रहता है। यहाँ मैं शाम को जब बैठती हूँ तो कभी मैसेज आती है ट्रॉमा, तो मैं खुद जाती हूँ। हम जाते हैं कि ट्रॉमा हुआ है कहीं मीर बाजार में, आता है वेरीनाग से, कुकरनाग से, गाजीगुंड से, इतना ट्रॉमा यहाँ आता रहता है। मतलब हम 2 केसेस, हम वेट करें 2 केसेस आ रहे हैं कहीं से, तो 6-7 आ जाते हैं। कोई तवेरा उलट गई उसमें पेशेंट से, तो मतलब ट्रॉमा यहाँ बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि नेशनल हाईवेज कनेक्टेड है, 4-5 एरियाज है ना यहाँ पे। मैम, ये तो गए पेशेंट्स का ये इलाज। अगर अटेंडेंस की बात करेंगे, एक जीरना मांग है सराय की, जहाँ पे लोग बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे, और वहाँ अंदर गंद भी नहीं डलेगी, तो उसका क्या? सराय तो ऑलरेडी बन रही है, G+2 मतलब 3 मंजिल की है, और पहली मंजिल हमें 2-3 महीने में मिल जाएगी। उसमें पेशेंट्स की वो सारी फैसिलिटीज हमने रखी हुई है सराय में, खाना पीना, और वो बहुत अच्छा बन रहा है वो प्रोजेक्ट। और हमने इन हाउस ही रखा है, कैंटीन भी रखा है, इन हाउस हमें डाइट मिलता है पेशेंट्स को। लेकिन ओवरऑल लोग जो है, मतलब उनको थोड़ा सिविक सेंस होना चाहिए, गंद नहीं रखनी है। मतलब अगर हम आपके पेशेंट को यहाँ खाना मिल रहा है, सरकार दे रहा है, फिर भी लोग बड़े बड़े हॉट केसेस लेके आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, गंद वहीं फेंकते हैं। वॉशरूम्स को भी मतलब इतनी बार रिपेयर किया है। थोड़ा लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि अपना हॉस्पिटल साफ रखिए। ये आपका एरिया है, आपका हॉस्पिटल है, आपके काम आएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो घर से ज्यादा हमें हॉस्पिटल को साफ रखना है। अभी इस हॉस्पिटल में अगर हम जीएमसी की बात करेंगे, एक बड़ा अच्छा मेडिकल कॉलेज है, तो कहाँ पे अभी कमी है, कहाँ जो पूरी करनी है? आजकल कौन से इक्विपमेंट से जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो होने चाहिए? देखिए, विद एमआरआई, विद कैथ लैब, विद हाई एंड इक्विपमेंट्स, ब्रोंकोस्कोप, अभी हम फुली इक्विप्ड है। अभी हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है पिछले लगभग 8 महीने से। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ना कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसकी भी 1 मंजिल हमें मिल जाएगी। 2-3 महीने में हमें क्रिटिकल केयर यूनिट मिलेगा। वो 3 मंजिल ब्लॉक है जिसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, उसमें सारा क्रिटिकल केयर मैनेज हो जाएगा। जिसकी एक्सपर्ट आप खुद भी है। क्रिटिकल केयर तो हाँ, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जब भी मैं कहीं सुनती हूँ ट्रॉमा है, मैं खुद दौड़ के जाती हूँ। ऐसे ही मैंने वहां भी मैनेज किया था मेडिकल कॉलेज में, इरेस्पेक्टिव मेरी ड्यूटी थी उधर या नहीं थी, मैं वॉलंटियर करती थी ना ऐसे ओकेजन्स पे, कि बिकॉज मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी ट्रेन्ड। और जब कोई सीनियर खुद होता है तो ऑटोमेटिकली इट सेंड्स ए मैसेज कि नहीं, सब ठीक है, कुछ होगा तो ये हमें सपोर्ट करेंगे अगर कुछ भी होता है। तो जैसे मैं 22 रन में खुद बैठी 3 दिन यहाँ आई, तो क्योंकि क्रिटिकल केयर मुझे आता था, मुझे पता था, तभी जाके मैंने इनसे काम एक्सट्रैक्ट किया। मुझे पता था अब ये काम करना है, ये काम करके दो, ये काम। इनको डेडलाइन दी हर डिपार्टमेंट को कि आई वांट दिस, मुझे ये काम चाहिए, ये होना चाहिए।
मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, फिर कहते हैं मैम को जल्दी है। मैं कहा नहीं, जल्दी नहीं है, पेशेंट सफर नहीं करना चाहिए। पेशेंट अल्टीमेटली वी ऑल आर गेटिंग सैलरी फॉर पेशेंट केयर, एंड एज अ डॉक्टर वी आर मोर आंसरेबल टू गॉड। मेरे से ज्यादा हिसाब लिया जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में किया क्या इस प्रोफेशन में रह के। तो वो हमें देखना है कि जितना भी हो सके हम लोगों के लिए काम करें, क्योंकि ये कुछ पीरियड होता है जब आप एक्टिव सर्विस में होते हो, जहां आप काम कर सकते हो। फिर रिटायरमेंट के बाद तो फिर आप अपने लिए कमा रहे हो, वो नहीं मैटर करता है। इस टाइम सर्विस करो, काम करो, फिर लाइफ आगे देखो कैसी है, पड़ी है फिर और कमाने के लिए। तो तभी जाके यहाँ मैं कर पाई। और शायद मेरे डैडी भी एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, मुझे थोड़ा सा उनसे सीखा कि एक्स्ट्रा टाइम दे दो तब काम निकलेगा। ऐसे जब 9 to 5 बैठोगे, घर भागने की मजबूरी हो वो, तो तब काम नहीं निकलते। अभी मेरी सारी फाइल्स, दिन भर हमने मीटिंग्स की, राउंड किया, फाइल्स मैं अब करूँगी और वो भी आराम से देख के करेंगे ना, मतलब इतनी शाम को? हाँ, पूरा रात के 11 साढ़े 11 तक फाइल्स चलेंगी मेरी। मैम एक क्वेश्चन जो मैं भूल गया पहले ही बोलना था कि आप सक्सेस जो है किस चीज़ को मानती हो पर्सनली? क्या दिल के सुकून को हम सक्सेस कहें, पैसे कमाना सक्सेस कहें? पैसा इज नॉट सक्सेस, a big house is not success, a lot of gold and other things is not success. Success is you are happy that you have done something and we have not done. I am paid for it. I am paid for it. मैं मुफ्त में काम नहीं कर रही हूँ, मेरी सैलरी है, मुझे अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है। सरकार ने मुझे MBBS दिया है फ्री, सरकार के ही पैसे पे मैंने MD किया है। उसके बाद फिर हमने छोटे छोटे कोर्सेज किए हैं, मतलब पेन में किया है, ट्रॉमा में किया है, या एयरवेज में किया है, मतलब अपनी लेवल मैम इस पे मेरा एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, जो मैंने कई बंधु से पूछा है कि अगर मैं आज नीट क्वालिफाई कर रहा हूँ या कोई नीट क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट के पैसे से वो MBBS कर रहा है, लेकिन MBBS करने के बाद वो सिविल सर्विसेज ढूंढ रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या इसमें कुछ होना चाहिए? जिसको पैशन होगा MBBS करने का, नहीं वो गवर्नमेंट के पैसे सेवा करने से का, ये कर पाए उन्हें MBBS करना चाहिए। जैसे मुझे लगा मेरे बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, तो मेरे बच्चे इस प्रोफेशन में आए ही नहीं। तो उनको थ्रस्ट नहीं करना है कि नहीं जी आपको डॉक्टर बनना है, इसमें आपको सर्वाइव। मैम आई मीन टू से कि वो MBBS करके फिर सिविल सर्विस चूज करते हैं, क्योंकि वो पैसा फिर जाया होता है, क्योंकि उनको लैब वगैरह जो करना है वो फायदा क्या है? गवर्नमेंट का पैसा जाया हो रहा है वहाँ पे, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोला मैंने ये। वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि मुझे अपना शौक था डॉक्टर बनने का, और मैं इस टाइम आई एम हैप्पी सैटिस्फाइड पर्सन कि मैंने अपना काम अच्छी तरह किया है, जहाँ भी गए हम हमने अच्छा काम किया है। आखिर में हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए कुछ बातें, जो डूज और डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ दो तीन बातें। मेरी लोगों से अपील होगी कि ये एक नोबल प्रोफेशन है। अल्लाह के बाद हमें, खुदा पे के बाद हमें डॉक्टर पे भरोसा रखना है। तो डॉक्टर्स कुछ ऐसे अच्छे होने चाहिए कि सच में पेशेंट को आप पे भरोसा हो, आपको सच में ईमानदारी से, डेडिकेशन से, हार्ड वर्क, मतलब सिंसियरिटी से काम करो। जितना आप सिंसियर होंगे, जितना आप लोगों के लिए काम करोगे, उतना अल्लाह आप पे रहम करेगा, आपके पेशेंट्स पे रहम करेगा। क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है तो ट्रीटमेंट भी ठीक होती है। दस्त शिफा में कैसा आसपास बिल्कुल। So als stille je door niet als die. Je niet als पोस्ट कमाने सालने पचन तीगा सान, मतलब हमें अपनी नीयत साफ रखनी है पेशेंट पे। पेशेंट आपको सब कुछ बोलता है उस टाइम, पेशेंट के सामने आप माँ बाप भी होते हो और नेक्स्ट टू गॉड होते हो। तो हमें ये देखना है कि अगर मैं इसकी जगह होगी, मैं बीमार होगी, तो मेरे साथ कैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मैं भी चाहूंगी मैं बीमार, मैं बीमार हूँ, मेरी ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, मेरे साथ डॉक्टर अच्छी तरह बात करना चाहिए, सिंसियरिटी से, अच्छे खुलूस से बात करना चाहिए। हमें एज डॉक्टर्स एक अच्छा पहले इंसान बनना है, हमें लालच रखनी ही नहीं है पैसे की। जिसको पैसा कमाना है उसको इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पैसा है वो इजीली नहीं आएगा आपको। उस पैसे के लिए आपको बड़ी भागदौड़ करनी है। और अगर आपको पैसे की लालच नहीं है तो डॉक्टर बनो, अच्छे से डॉक्टर बनो, फिर आगे देखो। मतलब पहले तो आपको बहुत पढ़ना है, ये एक बड़ी सी लंबी सी टनल है पढ़ाई की, ये तो पढ़ाई खत्म कभी होती नहीं है। रिसेंटली मैं पढ़ रही थी परसों, क्योंकि मुझे कहीं एग्जामिनर जाना था,
अभी मैं जाऊं या नहीं जाऊं, बट मुझे पढ़ के जाना है वहां। पीजीआई वाले बुला रहे थे, तो इस वक्त ये तो हार्ड लाइफ है। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो लाइफ इज टफ। फिर अगर आपको मतलब पैसे के लिए करना है तो तब मुझे लगता है किसी और प्रोफेशन में जाना चाहिए आप। बिल्कुल, शुक्रिया ये कि हमारे साथ डॉक्टर रुखसाना नजीब जो कि जीएमसी प्रिंसिपल है। आगे भी एपिसोड में बात करते रहेंगे। आप दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।